दूंगा आपको, हालांकि आप साथ साथ नोट करें तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल है इस वाले चैप्टर में। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, या डीसी लिख लेना बस। पहले तो हेडिंग डालिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। Average value of AC, it is defined as that value of DC which sends that value of DC which sends the same charge in a circuit in the same time, which sends the same charge in a circuit in the same time as is sent by the given alternating current, as is sent by the given alternating current को शॉर्ट में लिख देना AC, in its half time period. In its half time period क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी? अब ये कहेंगे इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम। मतलब हमने डीसी को कैलकुलेट करा है, एक सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने डीसी को कैलकुलेट करा कि डीसी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, डीसी में डायरेक्ट करंट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये कैलकुलेट करके देखा गया कि एसी जो है वो आधे टाइम पीरियड में जितना चार्ज फ्लो करवाता है डीसी में, उसमें मतलब पूरा का पूरा टाइम उतना लगता है। नहीं समझे शायद। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंट बाय द गिवन एसी इन इट्स हाफ टाइम पीरियड। मतलब जैसे एसी है वो ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा इसका एक कंप्लीट टाइम पीरियड, पूरा एक टाइम पीरियड जितने में इसने अपनी एक वेव कंप्लीट कर दी, एक साइकिल कंप्लीट कर दी। तो इसका हाफ टाइम पीरियड कितना हो गया, ये T/2। तो T/2 में इतने हाफ टाइम पीरियड में एसी ने कुछ वो भेजा, चार्ज फ्लो करवाया, तो चार्ज भेजा एसी ने, और इसके डबल में यानी कि पूरे कंप्लीट T में डीसी ने जितना चार्ज भेजा वो दोनों चार्ज सेम आते हैं। समझ गए? तो क्या है कि डीसी एक टाइम पीरियड में जितना भी चार्ज फ्लो करवा रहा है उसके आधे टाइम में एसी उतना चार्ज फ्लो करवा देता है। ठीक है, और उसी को हम बोल देते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। वो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी आती है। एवरेज वैल्यू क्यों कहा? क्योंकि हमने कहा कि एसी की पूरी कंप्लीट साइकिल तो ये हो गई, तो एवरेज को कहा जाता है कि मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू कौन सी वैल्यू आती है? बीच की उसको थोड़ा चेहरा आगे। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू कौन सी आती है? मतलब यहाँ के लिए कि इतने टाइम पीरियड में वो कितना चार्ज फ्लो करवा रहा है, तो ये हमको देखना है। समझ गए? तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो क्या कहलाएगा? उसको हम आई एवरेज बोल देंगे। समझ गए? तो क्या है, कुल मिलाकर कहानी क्या है कि आई एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अगर हमको निकालनी है तो जो पहले निकाली थी ना कंप्लीट साइकिल के लिए, अब हाफ साइकिल के लिए निकालनी पड़ेगी। बस ये। तो जरा देखते हैं, शुरुआत के 4-5 स्टेप्स बिल्कुल वही होंगे सेम जैसे हमने उसमें करा था। बस इतना है कि वहाँ पर हमने इंटीग्रेट जो करा था 0 से t तक करा था,
तो अलग से आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर देना बस, ये करना। देखिए इट इज डिनोटेड बाई, यहीं पर लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई I average or IM, relation between average value and peak value of AC. एवरेज वैल्यू में और पीक वैल्यू में रिलेशन निकालना है, अभी निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ AC एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय, हेडिंग ये है, नेक्स्ट हेडिंग ये है, ये एवरेज वैल्यू ऑफ AC की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट जो है वो हमने एवरेज वैल्यू ऑफ AC I एवरेज में, और जो उसकी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू क्या होती है I नॉट, पीक वैल्यू होती है I नॉट, उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो द वैल्यू ऑफ AC at any instant t is given by I is equal to I naught sin omega t. I is equal to I naught sin omega t। इक्वेशन नंबर 1 ऐसा ही जो हमने लास्ट डेरिवेशन करा था उसमें भी यही करा था, ठीक है। I is equal to I naught sin omega t पहले यही है। फिर मैंने कहा कि अब मैं छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए कहूँगा, तो जरा सा अगर टाइम ड्यूरेशन है, मान लीजिए छोटा सा टाइम ड्यूरेशन, ये इतना सा, तो इतने से टाइम ड्यूरेशन के लिए हम ये कहेंगे ये और ये, अरे भाई आई में कुछ खास चेंज हो ही नहीं पाया, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, वाई एक्सिस पर करंट दिखाते हैं। हम कहेंगे अच्छा ये तो पीक वैल्यू के आसपास ले रहे हो, चला के दिखा रहे हो, चलो भाई नहीं दिखाते चला के, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि जरा सा ही छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है dt, तो उसके लिए ये और ये लगभग सेम ही है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम टाइम ड्यूरेशन छोटा सा रखेंगे, स्मॉल सा रखेंगे टाइम ड्यूरेशन, तो जो करंट है, करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखनी है, वही सेम लाइन जो लास्ट डेरिवेशन में थी, इसमें भी आप लिखेंगे द करंट कैन बी अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट, द करंट can be assumed to remain constant for small time. The current can be assumed to remain constant for small time dt, for small time dt। तो छोटा सा अगर टाइम ड्यूरेशन है तो उसके लिए करंट को आप कांस्टेंट अज्यूम कर दीजिए, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज, amount of charge that flows through the circuit in time dt is dq is equal to idt, is dq is equal to idt, ये हो गया। अच्छा, तो dq is equal to I की जगह क्या हो गया, I नॉट sin ओमेगा t dt, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमने यूज़ क्या करा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को यूज़ करा, तो dq is equal to I की जगह I नॉट sin ओमेगा t dt ये हमने डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, वही हमको चार्ज निकालना है, कंप्लीट चार्ज। द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन द फर्स्ट हाफ साइकिल
बस ये अंतर है इसमें। The total charge that flows in the circuit in the first half cycle, that is from t is equal to 0, that is from t is equal to 0 to t is equal to capital T by 2 is q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dq। ठीक है ना, dq को इंटीग्रेट करेंगे तो q आ जाएगा, और dq को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या, i sin ओमेगा t को आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन i नॉट sin ओमेगा t dt, और अब कहाँ से कहाँ तक करना है, पहले कंप्लीट साइकिल के लिए करा था, अब हाफ साइकिल के लिए करेंगे। ठीक है ना, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो आधी साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे तो 0 से t पर। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, q हो गया, q की वैल्यू कितनी हो गई भाई, आई नॉट तो कांस्टेंट बाहर आ गया। कांस्टेंट और वेरिएबल का पता कैसे चलता है, जो भी टर्म d के साथ लिखी हुई है वो वेरिएबल वाली टर्म, जो भी टर्म d के साथ लिखी है वो वेरिएबल वाली टर्म है, तो इसका मतलब t है वेरिएबल वाली टर्म। तो आई नॉट तो कांस्टेंट हो गई, आई नॉट यहाँ आ गई, इंटीग्रेशन 0 से t by 2 sin ओमेगा t dt। तो q is equal to आई नॉट, और साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट टी बाई 2, माइनस भी बाहर निकाल दो, ओमेगा भी बाहर निकाल दो, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये हो गया कॉस ओमेगा टी 0 से टी बाई 2। बायो वाले बच्चे बता देना कि यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटीग्रेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, चलिए जी, ठीक है ना, चलो आगे। अच्छा, अब जरा देख लीजिए, q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब क्या करना है, t की जगह कैपिटल T बाई 2, तो कॉस ओमेगा T बाई 2 माइनस, अब स्मॉल t की जगह 0, कॉस ओमेगा इंटू 0, ये हो गया। माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, हाँ जी, ये ओमेगा टी अपॉन 2, तो हम ये जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये होता है। तो ओमेगा टी, ओमेगा कैपिटल टी, ये कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो ओमेगा टी की जगह 2 पाई लिख दो, कॉस 2 पाई और अपॉन में 2 माइनस कॉस 0 माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, 2 से 2 कट गया, कॉस पाई माइनस 1। अच्छा, कॉस पाई कितना होता है, माइनस 1 होता है। q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 2 इंटू दिस इज 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये तो q की वैल्यू आ गई 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल इज, अच्छा 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा को अगर हमें कैपिटल T के टर्म्स में लिखना है तो क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अपॉन कैपिटल T। ठीक है, ये लिखा है, ये भी ठीक है, 2 पाई अपॉन कैपिटल T, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हम जानते हैं न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है, तो भाई 2 से तो 2 कट गया, इसको
इसको ऐसे लिख सकते हैं आई नॉट टी अपॉन पाई, आई नॉट टी अपॉन पाई, समझ गए? ये चार्ज हो गया। उसके बाद कहेंगे देयरफॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल, देयरफॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर द फर्स्ट हाफ साइकिल is I average चार्ज अपॉन टाइम। तो हम तो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एवरेज वैल्यू कब निकलती है? आधी साइकिल के लिए। आधी साइकिल के लिए चार्ज कितना फ्लो होगा? इतना हमने देख लिया। तो चार्ज की जगह लिख दीजिए आई नॉट कैपिटल टी अपॉन पाई, चार्ज की जगह तो ये लिख दिया। और जो टाइम है, टाइम की जगह क्या लिखेंगे? टी बाई टू, ठीक है, टी बाई टू, ये हो गया। अब मैं जानता हूँ कि जब ऊपर भी रैशनल टर्म और नीचे भी रैशनल टर्म होती है तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये आ जाएगा आई नॉट इंटू टी इंटू टू अपॉन टी इंटू पाई, तो पाई इंटू टी, तो भाई टी से टी कट गया, ठीक है। तो आई एवरेज और आई नॉट, आई एवरेज क्या हो गई? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इसमें, और आई नॉट यानी कि पीक वैल्यू, इन दोनों में रिलेशन क्या आ गया? 2 आई नॉट अपॉन पाई। ये रिलेशन हमको डिराइव करना था, ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद में फिर हमें मालूम है कि पाई की तो एक फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट है। तो वो वैल्यू अगर यहाँ डाल देंगे तो 2 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा 0.637, 0.637 आई नॉट, आई एवरेज क्या हो गया? 0.637 आई। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, पूछा जाता है एग्जाम। कभी ओवर अ कंप्लीट साइकिल पूछ लेते हैं जिसमें 0 आता है रिजल्ट, कभी ओवर अ हाफ साइकिल यानी कि एवरेज वैल्यू पूछ लेते हैं। तो ये दो डेरिवेशंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला टॉपिक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर हम एक लाइन बस और लिखेंगे ईएमएफ के लिए। जैसे ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट था, ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो ईएमएफ होती है यानी कि जो वोल्टेज होती है उसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ is given by E is equal to 0.637 E naught. E is equal to 0.637 E average, sorry. E average is equal to 0.637 E naught. उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, इसको आरएमएस वैल्यू भी बोल देते हैं। हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, अगेन डायरेक्ट करंट, इट इज डिफाइंड एज
वैल्यू ऑफ DC, डायरेक्ट करंट ना लिखकर DC लिख लीजिए. It is defined as that value of DC which produces the same heating effect as in a given resistor. In a given resistor लिख लेंगे same heating effect in a given resistor as is produced by the given alternating current as is produced by the given alternating current in the same time. याद रखिए एवरेज वैल्यू जो निकाली थी उसमें क्या था, इन हाफ द टाइम पीरियड, यहाँ पर है इन द सेम टाइम. ठीक है, इन द सेम टाइम फुल स्टॉप. तो इट इज डिनोटेड बाई IRMS, इट इज डिनोटेड बाई IRMS और और IV is for virtual और I effective. तो इसमें भी एक रिलेशन आएगा. ठीक है, वो भी कराता हूँ, बस एक मिनट वेट करिए.
कैसे बनाते हैं? मैं अपना वो पेन देना चलो जी, अब नेक्स्ट आप इसी में, ये तो इसकी डेफिनेशन हुई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की, आरएमएस वैल्यू की। फिर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। And peak value of AC. अब लिखिएगा सपोज एन AC I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए वहाँ पर क्या था, जो हमने एवरेज वैल्यू निकाली थी हाफ साइकिल के लिए, तो उसमें ये था कि जितना जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट जितना चार्ज फ्लो करवाता है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, उसके आधे टाइम में एसी जो चार्ज फ्लो करा दे, ठीक है, तो उसके लिए जो करंट निकाली जाती है उसको हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बोल देते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक डायरेक्ट करंट जितनी हीट प्रोड्यूस करता है, सेम टाइम में अगर एसी भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो करंट होगा वो आपका जो करंट है वो कहलाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू वैसे क्या होती है वो आपको अभी बता दूंगा, है ना। फिलहाल तो पहले ये रिलेशन इस डेफिनेशन के हिसाब से करेंगे। किसी भी चीज़ की मैं आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूँ, जहाँ पर भी कहीं हमें ऑब्जर्वेशंस लेनी होती है उसकी हम आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। उसको निकालने का पहले तो तरीका देखिए। ये जो आरएमएस होता है ना, आरएमएस का मतलब होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। RMS रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस किसी भी चीज़ की है कि हमने कहा कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की सबकी हाइट नाप ली जाए, ठीक है। तो जितने भी हैं स्टूडेंट सबकी हाइट नाप ली गई, ठीक। हमने कहा कि चलो 5 बच्चे हैं, चलो 10 बच्चे हैं, तो 10 की हमने हाइट नाप ली। तो अब हमने क्या करा, उन 10 की 10 जो हाइट्स हैं उन हाइट्स का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो जैसे पहली वैल्यू थी x1 तो x1 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू x2 थी x2 का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू x3 थी x3 का स्क्वायर, और करते करते कहाँ तक पहुँच गए, x10 के स्क्वायर तक पहुँच गए। तो स्क्वायर आ गया हमारे पास, सारी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर आ गया। फिर क्या करना है, मीन ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का मीन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x10 स्क्वायर, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ का मीन निकालना होता है तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो दिस अपॉन 10, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशंस थी, और लास्ट में क्या है, रूट, पूरी ऑब्जर्वेशंस का रूट निकालो। तो रूट ऑफ मीन, मीन किसका, स्क्वायर्स का, तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू ये होती है। एसी में कैसे कैलकुलेट करी जा रही है, एसी में ऐसे करेंगे कि सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए डीसी जितनी हीट प्रोड्यूस करे, अगर एसी भी उतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस दौरान जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को हम उसका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोलेंगे, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट बोलेंगे। समझ गए? जितना डीसी हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसी टाइम ड्यूरेशन में एसी भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हम जानबूझकर टाइम ड्यूरेशन ऐसा लेंगे तो हमें कैलकुलेट कर देना सर। मतलब सर टी टाइम में डीसी अगर एक्स करंट प्रोड्यूस एक्स जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो टी टाइम में एसी भी उतनी हीट, आरएमएस वैल्यू एसी की, आरएमएस वैल्यू एसी की, आरएमएस वैल्यू एसी की उतनी हीट प्रोड्यूस करेगी। यस यस, ये ठीक है। तो अब जरा देखिएगा यहाँ पर लिखिए, सपोज
एन ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC, सपोज एन AC I is equal to I naught sin omega t be passed through a circuit passed through a circuit of resistance capital R circuit of resistance capital R full stop. तो मीनिंग का टाइम जो मीटिंग टाइम होगा वो इक्विवेलेंट होगा, दोबारा बोलो क्या? जो इन दोनों का मीटिंग टाइम होगा तो वो इक्विवेलेंट होगा, सेम टाइम ड्यूरेशन। देखिए इसमें तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जब हमसे ये कहा जाता है जैसे डीसी क्यों बोल रहे हैं, डीसी को हम रिलेट ही क्यों कर रहे हैं, तो वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट करंट जो है, डायरेक्ट करंट जब होता है तो हम करंट को कांस्टेंट मानकर करते हैं। यहाँ पर भी हम करंट को कांस्टेंट मानकर करेंगे। डायरेक्ट करंट में डीसी में करंट सेम रहता है ना, कांस्टेंट रहता है। तो क्या है कि हमने ये कहा ये डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट तो फ्लो होता ही रहेगा। हमने कहा कि टाइम टी में डायरेक्ट करंट की वजह से हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। अब हीट कहाँ प्रोड्यूस होती है? हीट तो रेसिस्टेंस में प्रोड्यूस होती है। आप किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, क्या होगा? रेसिस्टेंस का मतलब है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन का मतलब क्या है कि वो करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है वहीं के वहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ चार्जेस जो है वो लगातार फ्लो करने की कोशिश करेंगे और रेसिस्टेंस कहेगा नहीं भाई मैं नहीं होने दे रहा तुम्हें फ्लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के चेंज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल होएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जब हम हीट की बात करेंगे तो हीट का तो रिलेशन ये होता है I²RT, ठीक है ना। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होएगी तो करंट चेंज होएगा, और करंट चेंज होएगा तो करंट का स्क्वायर तो और बड़ा चेंज हो जाएगा, और बड़ा चेंज तो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, मैंने ये कहा कि टाइम ड्यूरेशन T है हमारे पास, और हमने क्या करा कि उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट को उठा लिया। हमने कहा ऑल्टरनेटिंग करंट की तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है टाइम ड्यूरेशन T में। हमने कहा कि टाइम ड्यूरेशन T के लिए चेक करा कि भाई इसने कितनी हीट प्रोड्यूस करी, AC ने। ठीक है ना भाई, किसी भी रेसिस्टेंस के थ्रू हम ऑल्टरनेटिंग करंट पास करा रहे हैं या फिर उसके थ्रू हम डायरेक्ट करंट पास करा रहे हैं। तो हमने टाइम ड्यूरेशन T ले लिया इसका, और उसके लिए हमने AC पास कराया। तो हमने कहा अच्छा भाई हीट प्रोड्यूस हो गई, कितनी हो गई कैलकुलेट कर लिया, 4 जूल 5 जूल। ठीक है, फिर हमने कहा उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए अब आप डायरेक्ट करंट पास करो, और उतनी ही पीक वैल्यू का, जो इसकी पीक वैल्यू थी उतनी ही पीक वैल्यू का आप, इसकी तो पीक वैल्यू कांस्टेंट ही है ना डायरेक्ट करंट की। तो डायरेक्ट करंट पास कराया तो सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए हीट प्रोड्यूस्ड सेम निकली। तो हम ये कहेंगे कि अब जब वो सेम निकली है तो इस केस में जो हमारा करंट होगा, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, वो वैल्यू RMS वैल्यू कहलाएगी। समझ गए? वो जो करंट की वैल्यू होगी जिसमें हीट सेम प्रोड्यूस हो रही है वो RMS वैल्यू कहलाएगी। इन AC करंट वो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। अब आ जाओ सुनो, बहुत बढ़िया चीज़ पूछी। मैं एक्चुअली यही चीज़ बताने वाला था कि इसका तो हम करंट की वैल्यू फिक्स बता ही नहीं सकते, है ना। तो इसकी तो हम वैल्यू फिक्स नहीं बता सकते, तो हमने करा क्या, हमने ऑल्टरनेटिव करंट की क्योंकि फिक्स वैल्यू है ही नहीं, ऑल्टरनेटिव करंट को कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इसीलिए बार बार DC आ रहा है। तो क्या है कि हमने टाइम ड्यूरेशन ले लिया किसी भी AC का टाइम ड्यूरेशन हमने ले लिया कि भाई इतने टाइम पर इसकी साइकिल जो है वो रिपीट कर रही है खुद को। उस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने हीट प्रोड्यूस निकाल ली, समझ गए, हमने हीट प्रोड्यूस निकाल ली। अब जो डायरेक्ट करंट है, अब डायरेक्ट करंट की हमने कुछ वैल्यू ली, तो वैल्यू लेकर हमने कहा कि ये हीट प्रोड्यूस कितनी आ रही है यार, 2 जूल आ रही है। ऑल्टरनेटिंग करंट में तो 5 जूल आई थी। हमने कहा अच्छा थोड़ा सा करंट बढ़ा दो, तो हमने DC थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब AC को भूल जाओ, है ना। हमने DC को थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई, तो हमने कहा अब कितनी आ रही है, अब 2.5 आ रही है, थोड़ा और बढ़ाओ, और बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ाकर जैसे ही वो 5 जूल आ गया हीट प्रोड्यूस बाय DC, हमने कहा रुक जाओ बस, ये जो वैल्यू आई है डायरेक्ट करंट की, यही ऑल्टरनेटिंग करंट का IRMS कहलाएगा, बस ये चीज़। ठीक है,
क्योंकि डायरेक्ट करंट को कैलकुलेट करना आसान है। डायरेक्ट करंट का अगर ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, तो आपका यहाँ भी 5 एम्पियर करंट है इसका, ठीक है ना। टाइम बढ़ाते जाओ, घड़ी चलती जाएगी, करंट उतना ही रहेगा। इसीलिए डायरेक्ट करंट कहाँ पर यूज़ करा जाता है, हमारी वॉचेस में, वॉल क्लॉक में, टेबल क्लॉक में, डीसी सेल, जो ये सेल होते हैं ना, ड्यूरा सेल, एवर रेडी, ये जो सेल्स होते हैं, इसमें डायरेक्ट करंट होता है। तो डायरेक्ट करंट क्यों होता है? क्योंकि भाई ये बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन तक सेम कांस्टेंट करंट देता रहेगा। कांस्टेंट करंट देगा तो कांस्टेंट टॉर्क जनरेट होगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट लगा देगी तो एक बार तो सेकंड की सुई तेज झटका लेगी, फिर थोड़ा धीमा झटका लेगी, फिर एक बार को तो रुकी जाएगी जब करंट की वैल्यू 0 होगी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में तो वो टाइम ही सब गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ऑसिलेट होता रहेगा। E की वजह से हम उनको इक्वल करते हैं। हाँ, हमें हीट बस देख लेना है कि इसकी हीट प्रोड्यूस देख लिया हमने, ऑल्टरनेटिंग करंट की हीट प्रोड्यूस देख लिया, और हीट प्रोड्यूस, अच्छा, और आरएमएस वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आरएमएस वैल्यू निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने ये कहा कि भाई जो ये करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो जैसे आप इस मीटर में तो नहीं आता लिखा हुआ, जो ये हमारे घरों में जो सोसाइटीज़ में जो मीटर लगे हुए हैं ना, ये हमारे यहाँ तो क्रिस्टल का मीटर लगा हुआ है। तो अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग कंपनीज़ के मीटर्स हैं। तो ये जो मीटर्स हैं, इनमें आप एक वैल्यू देखना, एक तो रुपए लिखे हुए आते हैं, तो उस पर रुपी सिंबल होता है कि भाई कितना पैसा बैलेंस कितना बचा हुआ है। एक नीचे लिखा होता है KWH, वो लिखा आता है। एक लिखा आता है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर का मतलब क्या है कि कितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी, ठीक है। हाँ, नहीं, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। जूल के साथ उसका रिलेशन होता है, कितना होता है? जैसे किलोवाट पर सेकंड शायद जूल, किलोवाट आवर पर सेकंड नहीं, किलोवाट इनटू मिनट या सेकंड होता है शायद, वो जूल के बराबर होता है। छोड़ो, 3.6 into 10 की पावर, हाँ, 3.6 into 10 की पावर 5 होता है ना। 3.6 5 होता है। अरे रुक जाओ, ये है ना किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। तो किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर की। और आर किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है ना। तो हमने क्या करा कि जूल तो ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की, तो इसको क्या करा कि जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में कैसे करेंगे? किलोवाट, के का मतलब होता है 1000, तो 3 0 लगा दिए, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो 36 इंटू 10 की पावर 3.6 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये होता है अगर किलोवाट आवर उसमें। तो क्या है कि घरों का अगर आपको याद हो भाई, अभी तो आप लोग सोसाइटी में रहने आए हैं, पहले तो कभी घरों में ही रहते होंगे, ठीक है। तो घरों में ना बहुत बड़े बड़े से मीटर लगाते थे, बड़ा सा मीटर होता था, प्लास्टिक का पूरा कवर्ड रहता था भाई। उस मीटर के अंदर वोल्टेज, उसके अंदर करंट, उसके अंदर वोल्ट एम्पियर, उसके अंदर सारी चीज़ें आती थी लिखी हुई। आम आदमी के काम की नहीं है वो चीज़, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन आता था, वो देखकर बता देता था भाई करंट की फ्लक्चुएशन हो रही है यहाँ पर। तो क्या है कि वो जो करंट आ रहा है, वो जो लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट है। अभी कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो वो कहेगा ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, इस पर करंट की फिक्स वैल्यू कैसे लिखी हुई आ रही है, ये तो फ्लक्चुएट होती हुई आनी चाहिए थी। आरएमएस या फिर एवरेज होगा, वो आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू को इसीलिए इफेक्टिव वैल्यू बोली जाती है। इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू मतलब इफेक्टिवली भाई कुछ एक करंट तो बता दो कि इतना करंट, ठीक है ना। जैसे कोई आपसे ये कह दे कि भाई ये आपकी ना बाइक ख़राब हो गई है, इसमें 1000-2000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, इसको ठीक कराने में 1000-2000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन में लग गए भाई 1000 या 2000, ये तो डबल है, ठीक है। तो मेरे को भाई आरएमएस वैल्यू बता दें इसकी, ठीक है। उसी हिसाब से मेरे को पैसे सेव करके और फिर लाना पड़ेगा। तो कहेगा चलो 1300 रुपये का खर्चा कितना, तो आप कहेंगे हाँ अब ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे कितना खर्चा करना। तो ये वही चीज़ है कि हमें इफेक्टिवली कितना करंट मिल रहा है कि इससे कम नहीं मिलेगा, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। अब देखिए इसका दोनों में रिलेशन कैसे निकालेंगे, वो देखिएगा।
सर हाँ जी यस सर हाँ चलेगा अभी भी हो गया एक काम कर लीजिए इतना ही कर लो इसको तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि ये डेरिवेशन हो ही नहीं पाएगी ठीक है ना मेरे को हीट प्रोड्यूस निकालना है फिर उसको इंटीग्रेट करना है इस केस में ठीक है आज इतना ही कर लीजिए नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा